हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, हम लोग आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10th की बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है द सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले इस चैप्टर के 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें हमने डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं और उनके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम प्लेटलेट्स के शेप और स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। इनका फॉर्मेशन साइट क्या होता है, डेथ साइट क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे। प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए, ये जानेंगे। प्लेटलेट्स के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बात करेंगे। सीरम और थ्रोम्बस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। हीमोफीलिया और हेमरेज क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा और ये इंश्योर करिए कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपका हर एक क्लासमेट हमारे चैनल से जुड़ पाए, क्योंकि यहाँ इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हर एक चैप्टर की PDF नोट्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहले बात करेंगे प्लेटलेट्स के शेप और साइज़ की। तो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट ये सेल्स होते हैं, ओवल या राउंड इनका स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है, बिल्कुल आरबीसीज की तरह। तो प्लेटलेट्स और आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस रहता है। ये हमेशा ब्लड में फ्लोट करते रहते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी ब्लड में सस्पेंडेड रहते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट की बात की जाए तो हमारे पर mm³ ब्लड में 2 लाख से 4 लाख तक प्लेटलेट्स होते हैं। फॉर्मेशन साइट इनका रेड बोन मैरो होता है, जहां पर कुछ जायंट सेल्स होते हैं जिन्हें हम मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। उन मेगा कैरियोसाइट्स से ये टूट कर निकलते हैं, यानी मेगा कैरियोसाइट्स में से बडिड ऑफ होकर निकलते हैं प्लेटलेट्स, और इस तरह से रेड बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। जो वॉर्न आउट प्लेटलेट्स होते हैं, यानी कि जो पुराने प्लेटलेट्स होते हैं, वो स्प्लीन में जाकर डेड होते हैं, यानी इनकी जो डेथ साइट है वो स्प्लीन है। लाइफ स्पैन की बात करें तो 3 to 5 डेज तक इनका लाइफ स्पैन रहता है, 3 से 5 दिन तक ये सर्वाइव करते हैं। उसके बाद स्प्लीन में जाकर इनकी डेथ हो जाती है। प्लेटलेट्स के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो इनका मेन फंक्शन है कि ये रिलीज करते हैं केमिकल सब्सटेंस जिसे थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं, विच इनिशिएट्स ब्लड क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी। तो जब हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पर प्लेटलेट्स एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे थ्रोम्बोकाइनेज कहा जाता है, और ये थ्रोम्बोकाइनेज इनिशिएट करता है यानी स्टार्ट करता है ब्लड क्लॉटिंग को, जिसकी वजह से ब्लड लॉस जो है वो रुक जाता है, और इस तरह से प्लेटलेट्स इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। ये इनका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जिसे कोगुलेशन भी कहा जाता है। ये कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसमें पहला स्टेप ये है कि जहां हमारी बॉडी में इंजरी हो जाती है वहां के टिश्यू सेल्स और डिसइंटीग्रेटेड प्लेटलेट्स एक एंजाइम को रिलीज करते हैं जिसे थ्रोम्बोकाइनेज कहा जाता है। थ्रोम्बोकाइनेज को थ्रोम्बोप्लास्टिन और स्टुअर्ट फैक्टर और फैक्टर X के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है ब्लड क्लॉटिंग का। सेकेंड स्टेप में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, जिसे प्लेटलेट्स और टिश्यू सेल्स ने रिलीज़ किया था, ये कैल्शियम आयंस की हेल्प से इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होती है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है प्लाज्मा में, और इसके फॉर्मेशन के लिए विटामिन K रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से विटामिन K इनडायरेक्टली हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में। स्टेप नंबर 3 में थ्रोम्बिन कैल्शियम आयंस की हेल्प से फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देती है। फाइब्रिनोजिन एक सॉल्युबल प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में डिजॉल्व रहती है। इसे थ्रोम्बिन कैल्शियम आयंस के साथ मिलके इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देती है, जो कि बिल्कुल सॉलिड थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये फाइब्रिन, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये बाउंड के ऊपर फॉर्म कर लेते हैं एक नेटवर्क जिसे मैश कहा जाता है। इस मैश में ब्लड सेल्स ट्रैप हो जाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग इस तरह से कंप्लीट हो जाती है।
तो यहाँ इस डायग्राम में आप देखें किस तरह से बाउंड से ब्लड के साथ में ब्लड सेल्स भी बाहर आ रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे फाइब्रिन ने नेटवर्क फॉर्म कर लिया जिसे मैस भी कहते हैं, उस मैस में किस तरह से सारे के सारे ब्लड सेल्स ट्रैप हो गए और इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है सीरम। तो आफ्टर कोगुलेशन के कंप्लीट होने के बाद लिटिल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, ये स्क्वीज आउट हो जाता है, मैस में से बाहर आ जाता है, जबकि सॉलिड पार्ट जो कि ब्लड सेल्स होते हैं वो मैस में ट्रैप हो जाते हैं और ये प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट है ये स्क्वीज आउट हो जाता है, मैस में से बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ क्लियर लिक्विड। दिस लिक्विड इज कॉल्ड सीरम। इस लिक्विड को सीरम कहते हैं। विच डजंट हैव एनी ब्लड सेल्स एंड फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। इसमें ना तो ब्लड सेल्स होते हैं और ना ही फाइब्रिनोजिन प्रोटीन होती है। ब्लड सेल्स मैस में ट्रैप हो जाते हैं और फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट होके मैस वर्क फॉर्म कर देता है। तो अगर सिंपली सीरम को डिफाइन किया जाए तो होगा कि प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजिन इज कॉल्ड सीरम। ऐसा प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजिन प्रोटीन नहीं होती है सीरम बोला जाता है। अब देखो ब्लड का जो सॉलिड पार्ट मैस में ट्रैप हुआ है उसको थ्रोम्बस कहते हैं। तो देखेंगे द सॉलिड मास जिसमें ब्लड सेल्स होंगे ट्रैप्ड इन मैस इज कॉल्ड क्लॉट और थ्रोम्बस। इसे क्लॉट या थ्रोम्बस कहा जाता है। अब कोगुलेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उन्हें देखते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग अकर्स व्हेन ब्लड मूव्स ऑन अ रफ सरफेस। तो ब्लड क्लॉटिंग तब होती है जब ब्लड मूव करता है किसी रफ सरफेस पे, एज ऑन आवर स्किन, जैसे हमारी स्किन पे, इन अ टेस्ट ट्यूब की सरफेस पे, एंड ऑल्सो इन ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में भी ब्लड क्लॉट हो सकता है। इफ़ कोलेस्ट्रॉल इज डिपोजिट इनसाइड देम। अगर ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो जाए तो ब्लड वेसल्स की सरफेस को कोलेस्ट्रॉल रफ बना देता है, जिससे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा लीवर एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसे हेपरिन कहते हैं। ये हेपरिन प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कोगुलेशन को होने से रोकता है और इसलिए इस प्रोटीन को एंटी कोगुलेंट प्रोटीन कहते हैं। तो आवर लीवर रिलीजेज एन एंटी कोगुलेंट प्रोटीन इन ब्लड कॉल्ड हेपरिन विच प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड आवर बॉडी। फाइब्रिनोजिन एक ऐसी प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग कराती है और हेपरिन एक ऐसी प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं देती, यानी इन दोनों का जो फंक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर टेस्ट ट्यूब में किसी के ब्लड को रखा जाए तो ब्लड का जो सॉलिड मास है जो कि ब्लड सेल्स हैं वो नीचे सस्पेंड हो जाते हैं, जबकि प्लाज्मा वाला जो पार्ट है जिसे सीरम कहते हैं वो सरफेस पे आ जाता है। इसमें आरबीसी सबसे नीचे होते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिडिल में होते हैं और सीरम सबसे ऊपर होता है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वाली लेयर को बफी कोट कहा जाता है। तो इस तरह टेस्ट ट्यूब में होता है ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट कुछ डिसऑर्डर्स देखेंगे जिसमें ब्लड प्रॉपरली कोगुलेट नहीं होता है। फर्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि ये बीमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होती है। इसमें पेशेंट के प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जैसे कि फाइब्रिनोजिन की कमी होती है। इस केस में ब्लड प्रॉपरली कोगुलेट नहीं हो पाता। सेकेंड डिसऑर्डर है हेमरेज। तो इन दिस केस द काउंट ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीजेज एबनॉर्मली। इस केस में प्लेटलेट्स का काउंट एबनॉर्मली डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है हमारे डिफरेंट कैविटीज़ में से, जैसे कि नोज से, आइज से, माउथ से, जैसे कि वायरल डेंगू फीवर में होता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी आपने वीडियो में सीखा है उससे रिलेटेड, इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। फर्स्ट है नेम अ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन का नाम आपको बताना है। टू डिसऑर्डर्स पर्टेन्स टू ब्लड क्लॉटिंग। दो डिसऑर्डर्स के नाम लिखने हैं जिसमें ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपरली नहीं होता है। एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन ब्लड। ब्लड में प्रेजेंट एक केमिकल का नाम बताना है जो कि कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है, कोगुलेशन को होने नहीं देता। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन की इनएक्टिव फॉर्म आपको बतानी है। क्लियर वाटरी फ्लूइड स्क्वीज्ड आउट फ्रॉम मैस। मैस में से कोगुलेशन के बाद मैस में से एक क्लियर लिक्विड बाहर आता है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं वो बताना है।
एवरेज लाइफ स्पैन बताना है प्लेटलेट्स का। तो ये था ऑल अबाउट प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये इंश्योर करिए कि एग्ज़ाम आने तक आपका हर एक क्लासमेट हमारे चैनल से जुड़ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।